नमस्कार, एयूटेरिया के बिहार न्यूज रूम प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें सप्ताह की 3 बड़ी हेडलाइंस क्या हैं। बिहार के 3 नए उत्पादों को मिला जीआई टैग। उत्पाद है नालंदा की 52 बूटी साड़ी, गया की पत्थरकट्टी पत्थर शिल्पकला और भोजपुर की पीढ़िया पेंटिंग। उत्पाद को जीआई टैग मिल जाने पर मिलती है 10 वर्षों तक कानूनी सुरक्षा। पश्चिम चंपारण के सारांश कुमार ने रचा इतिहास। विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 में जीता स्वर्ण। अहमदाबाद में हुआ प्रथम विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन। और भोजपुर जिले के वाणासुर में बनेगा इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क। मकसद है मत्स्य उत्पादन को बढ़ाना और स्थानीय लोगों को रोजगार देना। पार्क से मिलेगा ब्लू रिवॉल्यूशन को बढ़ावा। आइए खबरों की शुरुआत करें। हाल ही में बिहार के 3 नए उत्पादों को जीआई टैग मिला। ये उत्पाद है नालंदा की 52 बूटी साड़ी, गया की पत्थरकट्टी पत्थर शिल्पकला और भोजपुर की पीढ़िया पेंटिंग। सबसे पहले बात करते हैं 52 बूटी साड़ी की। यह नालंदा जिले की एक प्रसिद्ध पारंपरिक साड़ी है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें हथकरघे पर बुनाई के दौरान 52 तरह के बौद्ध और सांस्कृतिक प्रतीकों को कपड़े में उकेरा जाता है। यह साड़ी बिहार की प्राचीन बुनकरी परंपरा का बेहतरीन उदाहरण मानी जाती है। दूसरा उत्पाद है पत्थरकट्टी पत्थर शिल्पकला। गया जिले का पत्थरकट्टी गांव पिछले करीब 300 सालों से पत्थर की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के कारीगर स्थानीय काले ग्रेनाइट पत्थरों से भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, देवी देवताओं की मूर्तियां और अन्य कलात्मक वस्तुएं बनाते हैं। माना जाता है कि गया के प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर के निर्माण में भी यहीं के ग्रेनाइट पत्थरों का उपयोग हुआ था। इस कला में पत्थरों को तराश कर और चमकाकर मूर्तियां, फूलदान, कटोरे, प्लेटें और सजावटी सामान तैयार किए जाते हैं। तीसरा उत्पाद है पीढ़िया पेंटिंग। यह भोजपुर क्षेत्र की एक पारंपरिक लोक चित्रकला शैली है। इसे मुख्य रूप से महिलाएं त्योहारों, विवाह और अन्य सामाजिक अवसरों पर बनाती हैं। इस चित्रकला में प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है और इसके माध्यम से ग्रामीण जीवन, पारिवारिक रिश्ते, धार्मिक विश्वास और लोक संस्कृति को चित्रों के रूप में दर्शाया जाता है। आइए आप समझते हैं कि जीआई टैग होता क्या है। देखिए, जीआई टैग किसी ऐसे उत्पाद को दिया जाता है जिसकी पहचान, गुणवत्ता या प्रसिद्धि किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र से जुड़ी होती है। उदाहरण के लिए दार्जिलिंग की चाय, बनारसी साड़ी या कश्मीर का केसर। भारत में जीआई टैग जियोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 के तहत दिया जाता है। इसका पंजीकरण और प्रबंधन कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिजाइन्स एंड ट्रेडमार्क्स के अधीन होता है। यह काम वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत आने वाले उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग यानी डीपीआईआईटी द्वारा कराया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत विश्व व्यापार संगठन के ट्रिप्स समझौते के तहत जीआई अधिकारों को मान्यता देता है। एक बार किसी उत्पाद को अगर जीआई टैग मिल गया तो उसे 10 वर्षों तक कानूनी सुरक्षा मिल जाती है। इसके बाद इस पंजीकरण को दोबारा रिन्यू कराया जा सकता है। इधर बिहार के पूर्व महाधिवक्ता पीके शाही के त्यागपत्र के बाद वरिष्ठ अधिवक्ता एसडी संजय को राज्य का नया महाधिवक्ता नियुक्त किया गया। दोस्तों, राज्य के महाधिवक्ता से कई प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए समझते हैं राज्य के महाधिवक्ता से संबंधित महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधान क्या है। देखिए, राज्य के महाधिवक्ता को एडवोकेट जनरल कहा जाता है। वे राज्य सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार होते हैं। वे राज्य के कानूनी मामलों में सरकार को सलाह देते हैं। भारतीय संविधान के भाग 6 के अध्याय 2 के अनुच्छेद 165 में राज्य के महाधिवक्ता का प्रावधान किया गया है। वे एक संवैधानिक पदाधिकारी होते हैं। वहीं महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। योग्यता क्या होनी चाहिए? इसके लिए व्यक्ति का भारत का नागरिक होना जरूरी है। साथ ही वह कम से कम 10 साल तक न्यायिक पद पर रहा हो या 10 वर्षों तक उच्च न्यायालय में वकील रहा हो। हालांकि संविधान में महाधिवक्ता के वेतन का कोई निश्चित प्रावधान नहीं है। उनका वेतन राज्यपाल तय करते हैं। ऐसे ही महाधिवक्ता का कोई निश्चित कार्यकाल भी नहीं है और संविधान में उन्हें हटाने की भी कोई विशेष प्रक्रिया नहीं बताई गई है। वे राज्यपाल के विश्वास पर या फिर प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहते हैं। इसलिए राज्यपाल उन्हें कभी भी पद से हटा सकते हैं। अगर चाहें तो महाधिवक्ता राज्यपाल को अपना इस्तीफा देकर खुद भी पद छोड़ सकते हैं। आमतौर पर जब राज्य सरकार बदलती है या मंत्रिपरिषद इस्तीफा देती है तो महाधिवक्ता भी इस्तीफा दे देते हैं। यह भी ध्यान रखिए कि महाधिवक्ता को अपने सरकारी कार्यों के दौरान राज्य के किसी भी न्यायालय में उपस्थित होने का अधिकार है।
आइए अब महाधिवक्ता के मुख्य कार्य को समझ लीजिए। ये है राज्य सरकार को कानूनी सलाह देना, राज्यपाल द्वारा दिए गए कानूनी कार्यों को पूरा करना और संविधान या किसी अन्य कानून के तहत दिए गए कार्यों को पूरा करना। राज्य का महाधिवक्ता सरकार का पूर्णकालिक कर्मचारी नहीं होता, उसे सरकारी कर्मचारी भी नहीं माना जाता, वह निजी कानूनी प्रैक्टिस भी कर सकता है। विशेषाधिकार की बात करें तो महाधिवक्ता को राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों में बोलने और भाग लेने का अधिकार होता है। वह विधानमंडल की समितियों में भी भाग ले सकता है अगर उसे सदस्य बनाया गया हो तो। हालांकि महाधिवक्ता को विधानमंडल में मतदान करने का अधिकार नहीं होता, उसे राज्य विधानमंडल के सदस्यों के समान विशेषाधिकार और कानूनी सुरक्षा प्राप्त होती है। दोस्तों, भोजपुर जिले के वाणासुर में बनने वाला इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क इन दिनों बहुत चर्चा में है। इसका शिलान्यास हाल ही में किया गया। यह पार्क उद्वंत नगर प्रखंड की नवदाबेन पंचायत स्थित वाणासुर मत्स्य बीज प्रक्षेत्र में बनाया जाएगा। करीब 32 एकड़ क्षेत्र में बनने वाले इस पार्क पर लगभग 31.21 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अब सवाल है कि यह पार्क इतना खास क्यों है। दरअसल इसका मुख्य उद्देश्य मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देना है, लेकिन बात सिर्फ मछली उत्पादन तक ही सीमित नहीं है। इस परियोजना से स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे, साथ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। सरकार की कोशिश है कि यह केंद्र बिहार में आधुनिक और समेकित मत्स्य विकास का मॉडल बने। इसके जरिए पोषण सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा और इको टूरिज्म को भी नई गति मिलेगी। दोस्तों, आप जानते हैं कि दक्षिण बिहार मुख्य रूप से पशुपालन के लिए ही जाना जाता है, जबकि उत्तर बिहार में तो बड़े पैमाने पर मत्स्य पालन होता है। यहाँ लाखों लोगों की आजीविका मछली पालन पर निर्भर है। ऐसे में यह परियोजना राज्य के मत्स्य क्षेत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना यानी PMMSY से जुड़ा हुआ है। इस योजना की शुरुआत सितंबर 2020 में की गई थी। इसका उद्देश्य मछली पालन और एक्वा कल्चर के क्षेत्र में नीली क्रांति यानी ब्लू रिवॉल्यूशन को बढ़ावा देना है। इस योजना को मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के मत्स्य पालन विभाग द्वारा लागू किया जाता है। इसे भारत में मत्स्य क्षेत्र के विकास की सबसे व्यापक योजनाओं में से एक माना जाता है। अब बात कर लेते हैं नीली क्रांति की। नीली क्रांति का मतलब क्या है? ब्लू रेवोल्यूशन का मतलब क्या है? आधुनिक तकनीक, वैज्ञानिक तौर तरीकों और बेहतर प्रबंधन के जरिए मछली तथा जलीय कृषि उत्पादन में तेज वृद्धि करना। भारत में इसकी शुरुआत 7वीं पंचवर्षीय योजना यानी 1985 से 1990 के दौरान हुई। इसी समय सरकार ने फिश फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी FFDA की स्थापना की थी ताकि मत्स्य पालन को संगठित और वैज्ञानिक आधार मिल सके। परीक्षा की दृष्टि से एक और महत्वपूर्ण तथ्य को याद रखिए। भारत में हीरालाल चौधरी और अरुण कृष्णन को नीली क्रांति का जनक माना जाता है। हीरालाल चौधरी ने आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण कार्प मछली सिरहिनस रेबा के कृत्रिम प्रजनन और स्पॉन उत्पादन की तकनीक को विकसित किया था। यहाँ स्पॉन का अर्थ है मछली के अंडों या उसके शुरुआती लार्वा चरण से। हीरालाल चौधरी का जन्म 21 नवंबर 1921 को कुबाजपुर गांव में हुआ। यह गांव उस समय श्रीहट्टा की सुरमा घाटी के पास स्थित था। तब श्रीहट्टा ब्रिटिश भारत के असम प्रांत का हिस्सा था। आज यह क्षेत्र बांग्लादेश में है और सिलहट के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत बिहार ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। राज्य में जन धन खातों की संख्या 6,87,00,000 से ज्यादा हो गई। इसी के साथ बिहार देश में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। इन खातों में जमा राशि भी 24,100 करोड़ रुपए के पार पहुंच चुकी है। वहीं उत्तर प्रदेश इस मामले में पहले स्थान पर है। अब जरा समझते हैं कि प्रधानमंत्री जन धन योजना आखिर क्या है। देखिए, इसकी शुरुआत हुई थी 28 अगस्त 2014 को। उस समय सरकार का लक्ष्य था कि देश का कोई भी व्यक्ति बैंकिंग व्यवस्था से बाहर न रहे, यानी हर नागरिक को बैंक खाता, बचत की सुविधा, पैसे भेजने प्राप्त करने की सुविधा, ऋण, बीमा, पेंशन जैसी जो वित्तीय सेवाएं हैं, ये आसानी से मिल सके। आज यह योजना सरकार की कई बड़ी आर्थिक योजनाओं की रीढ़ की हड्डी बन चुकी है। खासकर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी DBT के जरिए सरकार जो भी आर्थिक सहायता देती है वह सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में पहुंच जाती है। इससे बिचौलियों की भूमिका कम हुई है और पारदर्शिता बढ़ी है। अगर पात्रता की बात करें तो आवेदक का भारतीय नागरिक होना जरूरी है। आमतौर पर 18 से 59 वर्ष की आयु के लोग इस योजना का लाभ ले सकते हैं। हालांकि 10 वर्ष से ज्यादा आयु के बच्चे भी जन धन खाता खुलवा सकते हैं, लेकिन ऐसे मामलों में खाते के संचालन के लिए अभिभावक का सहयोग जरूरी होता है। इस योजना की एक खास बात यह भी है कि खाता खुलवाने के लिए जेब में पैसे होना जरूरी नहीं है, यानी जन धन खाता शून्य शेष राशि के साथ भी खोला जा सकता है। कोई भी व्यक्ति अपने नजदीकी बैंक या बैंक मित्र केंद्र पर जाकर यह खाता खुलवा सकता है। हाँ, यदि खाता धारक चेकबुक लेना चाहता है तो उसे बैंक द्वारा निर्धारित
न्यूनतम शेष राशि बनाए रखनी होगी। इसके अलावा जनधन खाता धारकों को निःशुल्क रुपे डेबिट कार्ड भी दिया जाता है। इस कार्ड के साथ दुर्घटना बीमा का लाभ मिलता है और इसका उपयोग एटीएम से नकद निकासी सहित अन्य बैंकिंग सेवाओं के लिए किया जा सकता है। और एक महत्वपूर्ण सुविधा है ओवरड्राफ्ट की, यानी जरूरत पड़ने पर बैंक खाते में जमा राशि से ज्यादा धनराशि भी प्राप्त की जा सकती है। योजना के तहत एक परिवार के एक पात्र खाते में अधिकतम 10,000 रुपए तक की ओवरड्राफ्ट की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यदि खाते का संचालन 6 महीने तक संतोषजनक रहता है तो अतिरिक्त ऋण की सुविधा का लाभ भी मिल जाता है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना को देश में वित्तीय समावेशन की दिशा में ऐतिहासिक कदम माना जाता है। इसने करोड़ों लोगों को पहली बार औपचारिक बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ा है। दोस्तों, बिहार कैबिनेट ने हाल ही में मुख्यमंत्री बिहार हेली टूरिज्म और एयर टूरिज्म सेवा योजना 2026 को मंजूरी दी है। इस योजना का मकसद बिहार के पर्यटन क्षेत्र को नई उड़ान देना है। अब पर्यटक हेलीकॉप्टर और छोटे विमानों के जरिए राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों तक आसानी से पहुंच सकेंगे। योजना के तहत राजगीर, वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व और कैमूर स्थित मां मुंडेश्वरी मंदिर जैसे महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों को हवाई सेवा से जोड़ा जाएगा। सरकार की कोशिश है कि बिहार के ऐतिहासिक, धार्मिक और प्राकृतिक पर्यटन स्थलों को राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान मिले। साथ ही ऐसे स्थान जहां पहुंचना अभी कठिन है, वहां पर्यटकों की पहुंच आसान हो सके। इससे स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के मौके बढ़ेंगे। जब बात वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व की हो रही है तो इसके बारे में भी कुछ बातें आपको जान लेनी चाहिए। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में है और ये राज्य का एकमात्र टाइगर रिजर्व है। इसकी एक खास बात यह है कि यह भारत नेपाल सीमा के पास स्थित है। इसके जंगल नेपाल के प्रसिद्ध चितवन नेशनल पार्क और परसा नेशनल पार्क से जुड़े हुए हैं। ये तीनों मिलकर चितवन परसा वाल्मीकि यानी CPV कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं। यह पूरा क्षेत्र तराई आर्क लैंडस्केप यानी TAL का हिस्सा है, जो हिमालय की तराई में फैला एक महत्वपूर्ण पारिस्थितिक क्षेत्र है। दिलचस्प बात यह है कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व TAL की सबसे पूर्वी इकाई माना जाता है। यहाँ आपको आर्द्र भूमियों, घने जंगल, पहाड़ियां और अनेक जलधाराएं देखने को मिलती हैं। सोमेश्वर रेंज में बिहार की सबसे ऊंची चोटी माउंट सोमेश्वर स्थित है, जो शिवालिक पर्वतमाला का हिस्सा है। यहाँ के पहाड़ी झरनों को स्थानीय भाषा में खोला और बरसात के समय बहने वाली जलधाराओं को नाला कहा जाता है। अब बात करते हैं कैमूर के प्रसिद्ध मां मुंडेश्वरी मंदिर की। यह मंदिर लगभग 600 फीट ऊंची पिवारा पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। इसे भारत के सबसे प्राचीन जीवित मंदिरों में से एक माना जाता है। इतिहासकारों के अनुसार ब्रिटिश काल के कई यात्रियों और पुरातत्वविदों ने 1812 से 1904 के बीच इस मंदिर का अध्ययन किया था। मंदिर में मिला शिलालेख 389 ईस्वी का माना जाता है, जो इसकी प्राचीनता का महत्वपूर्ण प्रमाण है। मंदिर की पत्थर की नक्काशी गुप्त काल की है और उसकी सबसे बड़ी विशेषता इसका अष्टकोणीय आकार है। पत्थरों से निर्मित यह मंदिर भारतीय स्थापत्य कला का शानदार उदाहरण माना जाता है। मंदिर के पूर्वी भाग में मां मुंडेश्वरी की प्राचीन प्रतिमा है। देवी यहाँ वाराही स्वरूप में पूजी जाती हैं और उनका वाहन महिष यानी भैंसा माना जाता है। यही कारण है कि यह मंदिर धार्मिक आस्था के साथ साथ ऐतिहासिक और पुरातात्विक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। दोस्तों, बिहार सरकार ने जल संसाधनों के बेहतर प्रबंधन और बालू खनन को वैज्ञानिक तरीके से संचालित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। राज्य की सोन, केऊल, फल्गु, मोरहर और चानन नदियों का विस्तृत वैज्ञानिक अध्ययन कराया जाएगा। इस अध्ययन का मकसद यह है कि बालू का खनन तो हो, लेकिन इतना भी अधिक ना हो कि नदियों का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाए। इसी वजह से इन नदियों का पारिस्थितिकी और वैज्ञानिक पुनर्भरण अध्ययन कराया जा रहा है। इस महत्वपूर्ण काम की जिम्मेदारी सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड यानी CMPDI को दी गई है। यह संस्था भारत सरकार के कोयला मंत्रालय के अधीन काम करती है और कोल इंडिया लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। इसकी स्थापना 1975 में हुई थी और इसका मुख्यालय रांची, झारखंड में स्थित है। यह संस्था खनिज खोज, खनन योजना और पर्यावरणीय अध्ययन के क्षेत्र में विशेषज्ञ मानी जाती है। वर्ष 2019 में इसे मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा दिया गया। अब जरा उन नदियों के बारे में जान लेते हैं जिनका अध्ययन किया जाना है। सबसे पहले बात सोन नदी की। सोन नदी गंगा की सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदियों में से एक है। यमुना के बाद यह गंगा के दाहिने तट की सबसे बड़ी सहायक नदी मानी जाती है। इसकी लंबाई लगभग 784 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश के अमरकंटक पठार से यह निकलती है। पटना जिले के मनेर के पास गंगा में जाकर मिल जाती है। रोहतास जिले में स्थित इंद्रपुरी बैराज इसी नदी पर बना है।
जो बिहार की सिंचाई व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण आधार है। सोन नदी की पीली बालू पूरे बिहार में अपनी उच्च गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध है और निर्माण कार्यों में बड़े पैमाने पर उपयोग की जाती है। इसके बाद आती है किऊल नदी। यह झारखंड के गिरिडीह जिले की तीसरी पहाड़ी से निकलती है। लगभग ये 111 किलोमीटर की यात्रा तय करती है। उसके बाद लखीसराय जिले के सूरजगढ़ा के पास गंगा नदी में मिलती है। वहीं फल्गु नदी बिहार की धार्मिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक। यह झारखंड के हजारीबाग पठार से निकलने वाली लीलाजन, जिसे निरंजना भी कहा जाता है, और मोहाना नदी के संगम से बनती है। बोधगया में इसी नदी के तट पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसी नदी के किनारे प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर और गया जी रबर डैम भी स्थित है। इसके अलावा मोरहर नदी झारखंड के चतरा और हजारीबाग क्षेत्र से निकलती है। इसके बाद यह गया और जहानाबाद जिलों से होकर बहती है और अंततः पुनपुन में जाकर मिलती है। वहीं चानन, जिसे चांदन भी कहा जाता है, झारखंड के देवघर क्षेत्र यानी राजमहल पहाड़ियों के पास से निकलती है। यह बांका और भागलपुर जिलों से होकर बहती है और अंत में गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। दोस्तों, बिहार सरकार चाहती है कि बक्सर में टमाटर और लखीसराय में प्याज के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाए। आपने बहुत बार सुना होगा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के बारे में, लेकिन सवाल है कि ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होता क्या है। यह खेती का एक हाईटेक ट्रेनिंग और रिसर्च सेंटर होता है। यहाँ कृषि वैज्ञानिक नई तकनीकों पर काम करते हैं और किसानों को बताते हैं कि कम खर्च में ज्यादा और बेहतर फसल कैसे उगाई जा सकती है। इसे आप खेती का एक तरह का मॉडर्न स्कूल भी मान सकते हैं। अब लाभ क्या होगा? अगर बक्सर में टमाटर का यह केंद्र बन जाए तो वहां के किसानों को टमाटर की बेहतर किस्मों के पौधे मिलेंगे। ऐसी किस्में जो कम पानी में भी अच्छी पैदावार दे सके और बीमारियों का सामना बेहतर तरीके से कर सकें। इसी तरह लखीसराय के किसानों को प्याज की उन्नत किस्में मिलेंगी जिनकी बाजार में ज्यादा डिमांड होगी। लेकिन एक बड़ी समस्या यह भी है कि टमाटर और प्याज जल्दी खराब हो जाते हैं। कई बार किसान मेहनत से फसल उगाते हैं लेकिन सही भंडारण न होने के कारण नुकसान उठाना पड़ता है। इन केंद्रों में किसानों को कोल्ड स्टोरेज, पैकेजिंग और फसल को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के तरीके सिखाए जाएंगे, जिससे नुकसान कम होगा। साथ ही किसानों को ड्रॉप इरिगेशन, पॉली हाउस जैसी आधुनिक तकनीकों की जानकारी भी मिलेगी। इससे पानी की बचत होगी, लागत घटेगी और उत्पादन बढ़ेगा। जब फसल की गुणवत्ता बेहतर होगी तो उसे देश के बड़े बाजारों के साथ साथ विदेशों में भी बेचना आसान होगा। दोस्तों, इस समय बिहार में मॉनसून कुछ कमजोर नजर आ रहा है और इसके पीछे जिस कारण की सबसे ज्यादा चर्चा है उसका नाम है अल नीनो। अब सवाल है, यह अल नीनो होता क्या है? इसका बिहार की बारिश से कैसा संबंध है? देखिए, सबसे पहले समझिए ENSO क्या होता है। एनसो यानी सदर्न ऑसिलेशन। दरअसल सदर्न ऑसिलेशन प्रशांत महासागर में होने वाला एक प्राकृतिक जलवायु चक्र है। यह 2 से 7 साल के बीच सक्रिय होता रहता है और दुनिया के कई देशों के मौसम को प्रभावित करता है। इसके 3 चरण हैं। यह है अल नीनो, ला नीना और तटस्थ अवस्था। सबसे पहले बात अल नीनो की करी। जब प्रशांत महासागर के मध्य और पूर्वी हिस्से का पानी सामान्य से ज्यादा गर्म हो जाता है तो इसे अल नीनो की घटना कहते हैं। इस दौरान व्यापारिक हवाएं कमजोर पड़ जाती हैं। इसका असर यह होता है कि भारत तक पहुंचने वाली नमी से भरी मानसूनी हवाओं की ताकत कम हो जाती है। नतीजा यह निकलता है कि बारिश कम होने लगती है और कई इलाकों में सूखे जैसे हालात बन जाते हैं। बिहार में भी फिलहाल कुछ ऐसी ही स्थिति देखने को मिल रही है। बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी वाली पूर्वइया हवाएं उतनी मजबूत नहीं जितनी सामान्य तौर पर होनी चाहिए। इसके अलावा समुद्र में कम दबाव वाले सिस्टम भी पर्याप्त संख्या में नहीं बन रहे हैं और यही वजह है कि मानसून की रफ्तार कमजोर पड़ती दिखाई दे रही है और बारिश उम्मीद से कम हो रही है। वैज्ञानिकों को चिंता इस बात की है कि अगर अल नीनो का प्रभाव और मजबूत हुआ तो बिहार में हीट वेव, सूखा, मौसम की चरम घटनाओं का खतरा बढ़ सकता है। इसका सीधा असर खेती किसानी पर पड़ेगा क्योंकि बिहार की बड़ी आबादी आज भी मानसूनी बारिश पर निर्भर है। अब इसका उल्टा भी समझ लीजिए, यह है ला नीना। ला नीना अल नीनो का विपरीत चरण है। इसमें प्रशांत महासागर का पानी सामान्य से ज्यादा ठंडा हो जाता है और हवाएं मजबूत हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में भारत में आमतौर पर अच्छी और कई बार सामान्य से ज्यादा बारिश देखने को मिलती है। वहीं तीसरी स्थिति तटस्थ कहलाती है। इसमें न तो समुद्र का तापमान ज्यादा गर्म होता है और न ज्यादा ठंडा। हवाएं भी सामान्य रहती हैं, इसलिए मौसम पर कोई बड़ा असामान्य प्रभाव नहीं पड़ता। दोस्तों, बिहार सरकार के उद्यान निदेशालय द्वारा पटना स्थित बामेती में 19 से 21 जून तक 3 दिवसीय आम महोत्सव 2026 का आयोजन किया गया। आपको बता दें, बिहार देश के प्रमुख आम उत्पादक राज्यों में शामिल है। राज्य में लगभग 1,64,000 हेक्टेयर क्षेत्र में
आम की खेती की जाती है और हर साल करीब 15,84,000 मीट्रिक टन आम का उत्पादन होता है। यही कारण है कि आम बिहार की कृषि अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। वहीं इस महोत्सव में बिहार की प्रसिद्ध आम किस्मों को प्रदर्शित किया गया। इसमें भागलपुर का जर्दालू आम का प्रदर्शन किया गया, जिसे जीआई टैग मिला हुआ है। जर्दालू के साथ साथ पटना का दीघा मालदह, मधुबनी का कृष्णभोग, सुपौल का गुलाब खास, सीतामढ़ी का बम्बैया, बक्सर का चौसा, मुंगेर का चुरसा मालदह और दरभंगा का कलकतिया आम प्रमुख आकर्षण रहे। इससे लोगों को बिहार की समृद्ध बागवानी परंपरा और जैव विविधता को करीब से जानने का मौका मिला। इस बार महोत्सव की खास बात यह रही कि इसमें आधुनिक कृषि तकनीकों का भी प्रदर्शन किया गया। किसानों को IoT आधारित स्मार्ट तकनीकों के बारे में जानकारी दी गई, जिनकी मदद से सिंचाई, मिट्टी की नमी की निगरानी और खेती का बेहतर प्रबंधन किया जा सकता है। इसके अलावा AR और VR तकनीक के माध्यम से किसानों को आभासी बगीचों का अनुभव भी कराया गया, जिससे वे नई तकनीकों को आसानी से समझ सके। महोत्सव में आयोजित क्रेता विक्रेता सम्मेलन भी किसानों के लिए बहुत उपयोगी रहा। इसके माध्यम से आम उत्पादकों को सीधे बड़े खरीदारों और निर्यातकों से जुड़ने का मौका मिला। इससे बिचौलियों की भूमिका कम होगी और किसानों को अपनी उपज का बेहतर मूल्य मिलने की संभावना बढ़ेगी। आइए अब बुलेटिन में समय हो गया है पर्सन ऑफ द वीक सेगमेंट का। दोस्तों, 18 जून को बिहार के एक ऐसे महान नेता की जयंती मनाई गई जिन्हें लोग प्यार और सम्मान से बिहार विभूति कहते हैं। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह की। उनकी 139वीं जयंती के मौके पर मुख्यमंत्री ने पटना स्थित बिहार विधानमंडल परिसर में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। अब सवाल है, आखिर डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह को इतना सम्मान क्यों दिया जाता है? दरअसल आधुनिक बिहार के निर्माण में उनका बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। उनका जन्म 18 जून 1887 को वर्तमान औरंगाबाद जिले के पोईवन गांव में हुआ था। बचपन से ही वे पढ़ाई में बहुत तेज थे। उन्होंने कलकत्ता से MA की पढ़ाई की और बाद में भागलपुर के TNB कॉलेज में अध्यापन का कार्य भी किया। इसके बाद उन्होंने वकालत शुरू की, लेकिन देश और समाज के लिए कुछ बड़ा करने की भावना उन्हें सार्वजनिक जीवन में लेकर आई। उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ वर्ष 1917 में आया, जब वे महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुए चंपारण सत्याग्रह से जुड़े। यहीं से उनका जुड़ाव स्वतंत्रता आंदोलन से गहरा हो गया। उन्होंने असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में भी सक्रिय भूमिका निभाई। आजादी की लड़ाई के दौरान उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया। आजादी मिलने के बाद बिहार के सामने विकास की बड़ी चुनौती थी। ऐसे समय में डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह ने राज्य के पहले उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री के रूप में जिम्मेदारी संभाली थी। सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने बिहार की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने का प्रयास किया, सरकारी खर्च में अनुशासन बनाए रखा और विकास योजनाओं को आगे बढ़ाया। चूंकि बिहार एक कृषि प्रधान राज्य था, इसलिए उन्होंने किसानों की समस्याओं पर विशेष ध्यान दिया। सिंचाई, कृषि उत्पादन और भूमि सुधार से जुड़े कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। साथ ही उन्होंने उद्योगों और रोजगार के अवसर बढ़ाने की दिशा में भी काम किया, ताकि राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत हो सके। डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह ने बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के साथ मिलकर राज्य के प्रशासनिक ढांचे को मजबूत बनाया। इन दोनों नेताओं की जोड़ी को आधुनिक बिहार के निर्माण की सबसे महत्वपूर्ण जोड़ी मानते हैं। एक तरफ श्री कृष्ण सिंह राजनीतिक नेतृत्व दे रहे थे और दूसरी तरफ अनुग्रह बाबू आर्थिक और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत कर रहे थे। उनकी सबसे बड़ी पहचान उनकी ईमानदारी और सादगी थी। ऊंचे पदों पर रहने के बावजूद उनका जीवन बिल्कुल साधारण था। वे राजनीति को सत्ता हासिल करने का रास्ता नहीं, बल्कि जनता की सेवा का माध्यम मानते थे। सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग के वे हमेशा विरोधी रहे और जनहित को सबसे ऊपर रखते थे। उन्होंने मेरे संस्मरण नामक आत्मकथा भी लिखी, जिसमें स्वतंत्रता आंदोलन और अपने जीवन के अनुभवों का उन्होंने वर्णन किया। 5 जुलाई 1957 को उनका निधन हुआ, लेकिन उनके योगदान को देखते हुए बाद में भारत सरकार ने उनके सम्मान में स्मारक डाक टिकट जारी किया। आज भी जब सुशासन, वित्तीय अनुशासन, ग्रामीण विकास और नैतिक राजनीति की चर्चा होती है, तो अनुग्रह नारायण सिंह के विचार और कार्य अत्यंत प्रासंगिक प्रतीत होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अगर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बिहार को राष्ट्रीय गौरव प्रदान किया, तो डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह ने बिहार को विकास, सुशासन और आत्मविश्वास की पहचान दिलाई। आइए अब जल्दी से देखते हैं आज के क्विक न्यूज सेगमेंट में क्या है खास।
पश्चिम चंपारण के योगापट्टी प्रखंड निवासी सारांश कुमार ने प्रथम विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 की रिदमिक पेयर योगासन स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर देश और राज्य का मान बढ़ाया है। पहले विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन अहमदाबाद, गुजरात में हुआ। इस प्रतियोगिता में जापान, नेपाल, श्रीलंका, केन्या, ओमान और नीदरलैंड सहित 60 से अधिक देशों के 500 से अधिक एथलीट्स शामिल हुए। इस चैंपियनशिप में भारत ने अपना दबदबा बनाते हुए कुल 114 पदक जीतकर पदक तालिका में पहला स्थान हासिल किया है। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मीनाक्षी मदन राय ने 7 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। अब पटना हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की कुल संख्या 44 हो गई। बिहार के कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने मृदा स्वास्थ्य और उर्वरता योजना के तहत स्कूल मृदा स्वास्थ्य कार्यक्रम के विस्तार को मंजूरी दे दी। इससे 2026-27 वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य भर के 629 सरकारी और पीएम श्री स्कूलों में मिनी मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित करने का रास्ता साफ हो गया। गया के खेजर सराय में 170 करोड़ रुपए की लागत से एक आधुनिक प्रौद्योगिकी केंद्र की आधारशिला रखी गई है। यहाँ युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और CNC मशीनिंग जैसी आधुनिक तकनीकों में प्रशिक्षित किया जाएगा, जिससे हर साल लगभग 7,000 युवाओं को कौशल विकास से जोड़ने का लक्ष्य है और 1,000 से अधिक MSME इकाइयों को आधुनिक तकनीकी सहायता प्रदान की जाएगी। बिहार में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए बड़ी पहल शुरू की गई है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 2.5 लाख गरीब परिवारों के घरों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। राज्य सरकार का लक्ष्य नवंबर 2026 तक 2.5 लाख और नवंबर 2027 तक 25 लाख घरों को इस योजना से जोड़ना है। इससे लोगों को सस्ती और स्वच्छ बिजली मिलेगी और बिहार ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ेगा। बेटियों के सम्मान और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने वाली जियो नन्ही परी पहल को देश के प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह सम्मान वैशाली की जिलाधिकारी वर्षा सिंह को मिला है। इस अभियान की शुरुआत और इसका नामकरण भी उन्होंने ही किया था। इसका मुख्य उद्देश्य बेटियों के जन्म को खुशी और उत्सव के रूप में मनाना और समाज में बेटियों के प्रति सकारात्मक सोच को बढ़ावा देना। आइए अब देखें बिहार न्यूज रूम से कौन से प्रश्न बन सकते हैं। पहला प्रश्न है मेंस एग्जामिनेशन के लिए। बिहार सरकार द्वारा बक्सर में टमाटर और लखीसराय में प्याज के लिए प्रस्तावित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। किसानों की आय वृद्धि, फसल गुणवत्ता सुधार तथा कृषि के आधुनिकीकरण में इसकी भूमिका का विश्लेषण कीजिए। अब आइए जल्दी से देखें पीटी से रिलेटेड कौन से सवाल बन सकते हैं। पहला सवाल, पीढ़िया पेंटिंग जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है, बिहार के किस क्षेत्र से संबंधित है? मिथिला, मगध, भोजपुर, सीमांचल या फिर ऑप्शन ई प्रयास नहीं किया गया। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के महाधिवक्ता का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 165 या फिर अनुच्छेद 168। अंतिम जो विकल्प है, मैं हमेशा नहीं बोलूंगा इसे, प्रयास नहीं किया गया। अगला प्रश्न है नीली क्रांति ब्लू रेवोल्यूशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? समुद्री व्यापार को बढ़ावा देना, जल संरक्षण करना, मछली और जलीय कृषि उत्पादन में वृद्धि करना, बंदरगाहों का विकास करना या फिर ऑप्शन ई। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत कब की गई थी? 15 अगस्त 2014, 2 अक्टूबर 2014, 28 अगस्त 2014, 26 जनवरी 2015 या फिर ऑप्शन ई। अगला प्रश्न है मुख्यमंत्री बिहार हेली टूरिज्म एंड एयर टूरिज्म सेवा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? कृषि उत्पादों का हवाई परिवहन, पर्यटन स्थलों तक हवाई पहुंच को बढ़ाना और पर्यटन को प्रोत्साहन देना, केवल धार्मिक यात्राओं को बढ़ावा देना, राज्य में नए हवाई अड्डों का निर्माण करना या फिर ऑप्शन ई। अगला प्रश्न है बिहार की नदियों का वैज्ञानिक पुनर्भरण अध्ययन कराने की जिम्मेदारी हाल ही में किस संस्था को सौंपी गई है? GSI, वेबकॉस, CMPDI या फिर नीति आयोग। और अंतिम है ऑप्शन ई। अगला प्रश्न, बिहार में प्रस्तावित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल कृषि ऋण को वितरित करना, किसानों को आधुनिक कृषि तकनीक, प्रशिक्षण और अनुसंधान की सुविधा देना, केवल बीज उत्पादन करना, कृषि भूमि का सर्वेक्षण करना या फिर ऑप्शन ई। अगला प्रश्न है भारत में अल नीनो का सामान्य प्रभाव क्या माना जाता है? सामान्य से अधिक वर्षा, अत्यधिक हिमपात, मानसून के कमजोर होने और वर्षा में कमी की संभावना, चक्रवातों में पूर्ण कमी, प्रयास नहीं किया गया। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी आम की किस्म को जीआई टैग प्राप्त है? चौसा, जर्दालू, मालदह, कलकतिया या फिर ऑप्शन ई। और अंतिम प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य के खिलाड़ी सारांश कुमार ने विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 में स्वर्ण पदक जीता है? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर ऑप्शन ई।
तो बिहार न्यूज रूम के इस खास एपिसोड में फिलहाल इतना ही। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। जो प्रश्न मैंने पूछे हैं उनके जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, और पिछले हफ्ते जो सवाल मैंने पूछे थे उनके जवाब अब आपको स्क्रीन पर दिखेंगे। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए, ध्यान रखिए। हर रविवार शाम 7 बजे मुलाकात होती है बिहार न्यूज रूम में। मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार।